आज हम लोग बात करने वाले फिजिक्स के बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस जो 2009 से लेकर 2000 कब तक 25 तक पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो 2025 में भी आपको मोटा मोटी माना जाए तो 9 क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें से 7 क्वेश्चन हूबहू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। तो आप लोग को हर एक वीडियो में हमने ये बोला है कि कम से कम, नहीं अभी टाइम है तो कम से कम क्वेश्चन बैंक को बहुत अच्छे से करके जाइए, एक एक क्वेश्चन करके जाइए। हम तो कह हूबहू 7 क्वेश्चंस जो हैं जो आपको एज इट इज आपको प्रीवियस ईयर से मिल रहे हैं, लेकिन जो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है वो भी कहीं ना कहीं आप यदि ऑब्जेक्ट 2 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनाए होते तो वो दोनों भी बन सकते थे। मतलब 9 क्वेश्चन एक चैप्टर से होना मामूली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी में आज अपने क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2009 से लेकर 2025 तक की कहानी। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। चलिए शुरुआत किया जाए। सबसे पहले ये फॉर्मूले जो हैं इनको ध्यान रखिए। जैसे एक क्वेश्चन आपको आप आगे हम बताएंगे, इस सारे के सारे फॉर्मूले आप पक्का वाला ध्यान में रखिए, क्योंकि इसी से सब कुछ बनता है। ठीक है, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। ये सारे, जैसे अभी एक क्वेश्चन हम आपको डील करेंगे जो प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा था, लेकिन वो किससे यूज किया गया था, इसको यूज करके आप उसको बना सकते थे। ठीक है, तो चलिए इस सब को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, इन सब कोई फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक और क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा बच रहा था, वो कह सकते हैं, ये यदि आपको ध्यान में रहता तो आप वो भी बना सकते थे, 9 का 9 बना सकते थे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से जो 2015 में भी पूछा है, 2025 में भी पूछा है। सोचो कितना अच्छी बात है, सेम टू सेम, हूबहू, कहीं कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज, किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। यदि आप लोग डायग्राम बनाए होंगे तो अच्छे से पता होगा, यदि आप धन आवेश का बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज का, तो भी इसको हम हमेशा क्या करते हैं, सतह के ऊपर परपेंडिकुलर ही बनाना शुरू करते हैं। भले वो जाके आगे मुड़ जाए या जो भी हो, हमेशा सतह के ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है। तो कह सकते हैं ये हमेशा क्या होता है, सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। 2015 में वाले क्वेश्चन में ही बताए थे, पिछले साल, इस साल भी। तो कह सकते हैं सतह के समानांतर, बिल्कुल नहीं। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सतह के लंबवत, सही बात है, कोई झंझट नहीं। यहां भी देख रहे हो, जैसे ये इलेक्ट्रिक डायपोल का विद्युत द्विध्रुव का बना हुआ है, इसमें भी जो भी है ये सारे के सारे सतह पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ऑलरेडी कई बार पूछा भी है, इलेक्ट्रिक डायपोल का आपको बनाने के लिए बोला है। ठीक, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट कह रहा है, चलिए 2000 नेक्स्ट की बात करते हैं। जो 2015 की बात करें, ये 2015, देखो कहीं भी कोई भी अंतर है इस क्वेश्चन के अंदर। उस टाइम में यहाँ पर देखो डायग्राम खींच के बताए थे इस क्वेश्चन में, तो कोई नहीं है, सेम टू सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गॉस लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज। ठीक, मतलब गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है। सबसे पहले होता क्या, ये 2009 19 का यदि आपको क्वेश्चन याद होगा उससे ही बन जाता। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कह सकते हैं Q जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आवेश के, चार्ज के, और एप्सिलॉन नॉट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट तो कह सकते हैं प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज्ड। सही बात है, यही होता है। आप कहोगे ये 2019 के साथ कैसे मैच किया, ऐसे मैच किया। देखो Q बाई एप्सिलॉन नॉट जस्ट 2019 वाले में आपको बताया जा चुका था, कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज मेड हाफ, मतलब दो आवेशों के बीच की दूरी को हाफ कर दिया गया है, मतलब दो आवेशों के बीच की दूरी को आधी कर दी गई है। एंड वन ऑफ द चार्ज इज ऑल्सो हाफ, मतलब एक आवेश को भी क्या कर दिया, आधा कर दिया। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू विल बिकम एज कंपेयर टू द प्रीवियस वैल्यू, दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लगभग कह सकते हैं 90%, क्या 99% क्वेश्चन जो ये वाला ये मैच करता है 2019 के साथ। उसमें भी लगभग सेम था, लेकिन वहां पे क्या किया गया था, सिर्फ दूरी को आधा किया गया था। दूरी को ही ना आधा किया गया, देखो दूरी आधी कर दी जाती है। ठीक है, तो दूरी को सिर्फ आधा किया था, आवेश को नहीं किया था। सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप क्या सोचते हो, क्वेश्चन सेम रहने का मतलब क्या है, एकदम हूबहू पॉइंट टू पॉइंट लिखा रहे तो ही सेम क्वेश्चन होता है। भाई साल भर से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं सोचने का। तो केस 1 की यदि हम बात करें, केस 1 की हम बात करें, तो इसमें यदि हम Q1 आवेश की बात करते, पहला आवेश, तो क्या लिखते, सिंपल सा Q1 मान लेते हैं, और Q2 को हम लोग मान लेते क्या चीज, मतलब पहला आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है,
और दोनों के बीच की दूरी मतलब r बराबर हमने मान लिया क्या चीज, सिंपल सा r, ठीक है। दूसरे केस में क्या कह रहा है, केस 2 में कह रहा है कि जो अपना Q1 डैश आवेश हम इसको मानते हैं, ये क्या है, एक आवेश को क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया, तो Q1 को आधा कर लेते, तो सिंपल सा Q1/2 और Q2 के साथ कोई मजाक नहीं, तो Q2 डैश इक्वल्स टू सिंपल सा Q2 लिख लेते हैं। और दूरी को क्या कहा गया है, r, चलो हम कह सकते हैं r डैश इज इक्वल्स टू क्या कहा है, दूरी के साथ, दूरी को कहा है आधी कर दी जाती है, कर दो आधा, मतलब r/2। अब इसके हिसाब से हम लोग कूलम्ब का फॉर्मूला पता है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2/r², ये पता है, ठीक है। तो सिंपल सा कह सकते हैं, चलो इसको हम यदि F1 कहते तो क्या हो जाता, ये F1 हो जाता। चलो दूसरे में आते हैं, F2 बराबर लिखते तो क्या लिखते, K पहले आवेश, या ऐसे लिख सकते हैं Q1 डैश Q2 डैश डिवाइडेड बाई r डैश का स्क्वायर। अब K Q1 डैश कितना है, Q1/2 इंटू Q2 डैश बराबर Q2 और r डैश का स्क्वायर मतलब r/2 का होल स्क्वायर। इस तुष्टिका बात का है, लिख डाले। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कि इसको लिखते हैं तो लिख सकते हैं Q1 Q2/2 और नीचे वाले को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा सिंपल सा 1/r/r²/4। इसको और लिखते K Q1 Q2/2 और ये 4 ऊपर चला जाता और 4/r²। अब Q1 Q2/2 इसको थोड़ा सा ऐसे करके काट लेते हैं 2, तो इसको लिखते K Q1 Q2/r² इंटू 2 लिख सकते थे। अब देखो K Q1 Q2/r² क्या है, F1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये F2 चल रहा था ना अपना, तो F1 इक्वल्स टू लिखते, सॉरी F2 इक्वल्स टू लिखते ये F1 इंटू 2। तो पहले वाले बल की तुलना में क्या हो गया, दो गुना हो गया, तो यही कह रहा है दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा हो जाएगा, पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, F2 दो गुना हो जाएगा, इतना आसान सा। तो कह सकते हैं पहले की अपेक्षा दो गुना हो जाएगा, कह सकते हैं इसको डबल हो जाएगा, ठीक है। वही 2019, ये समझ में आया। अब वही 2019 में जो पूछा था इसमें क्या कहता है, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कणों के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा। क्वेश्चन में क्या अंतर था, कुछ भी अंतर नहीं था। तो ये 2019, तो मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। आप कहोगे कि सर यहाँ पे आवेश को भी आधा किया गया, भैया मेरे उतना उतना आपको खुद भी प्रैक्टिस समझना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, जिसमें इसको जिस समय बताएंगे उस समय समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, सेम टू सेम क्वेश्चन कब पूछा है, 2011 में पूछा है। स्पेसिफिक चार्ज मतलब विशिष्ट आवेश क्या होता है, ये होता है Q/m। आवेश का मतलब क्या, किसके लिए पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, तो ये सब याद रखना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स आ जाता है, कितना आ जाता है भैया, एक बार करके ही देख लिया जाए। ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू डिवाइडेड बाई 9.1, ये आ जाता है। इसको यदि सॉल्व करते हैं 0.1758 इंटू 10 टू द पावर, अब हम कहते हैं 31 माइनस 19, तो आ जाएगा 10 टू द पावर 12, ये आ जाएगा कूलम्ब पर केजी। ऐसा कुछ है तो नहीं, चलो इसको हम राउंड ऑफ करके यदि हम लिखना चाहते तो ऐसा लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम्ब पर केजी। तो 1.8 इंटू 10 टू पावर 11 कूलम्ब पर केजी सी, तो फोर्थ का क्या हो जाएगा सी। ऑलरेडी सेम टू सेम हू बहू, कहीं कोई चेंज नहीं। कब पूछा है 2011 में, तो 2011 का देखो क्वेश्चन ऑलरेडी बताया जा चुका है आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 2025 में क्वेश्चन पूछा है, 2024 में क्वेश्चन पूछा, सिर्फ अंतर इसमें क्या किया है, आपका जो यहाँ पे डाटा है मतलब 0.2 माइक्रोकूलम, इसको चेंज किया है और शायद डिस्टेंस को भी चेंज किया होगा। तो इतना, जैसे 2024 के क्वेश्चन की बात करें, देखो यहाँ 5 कूलम बोला था और 5 सेंटीमीटर बोला था। यदि इसको आप बनाए होते तो इसको बनाने में क्या तकलीफ था, कुछ नहीं। तो सिंपल सा देखा जाए, क्या क्या डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ 0.2 माइक्रोकूलम इज 3 सेंटीमीटर, देयर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी।
मतलब 0.2 माइक्रोकूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है? P इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a। यहाँ Q कितना दिया है? Q दे के रखा है 0.2 माइक्रोकूलम, मतलब 0.2 माइक्रोकूलम। तो इसको लिख सकते हैं 0.2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, या इसी को लिखते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 2a। 2a मतलब क्या होता है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो 2a कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर दे के रखा है, तो 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर को 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला पता है, क्या होता है? P इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a। तो लिख सकते हैं P इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a। क्यू कितना? 2 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक बात, इंटू 2a। 2a कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर -2। ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10 टू द पावर 7 8 9 -9, और Q इंटू 2a कूलम्ब और मीटर। ठीक है, तो किसके साथ मैच करता है भैया? 6 इंटू 10 टू द पावर -8 तो है, लेकिन 6 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम पर मीटर नहीं है। इसका मतलब ये आंसर में टिक नहीं मारना, इसका एक ऑप्शन हो जाता नन, और उसकी वैल्यू कितनी होती? 6 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम मीटर। कूलम को कैपिटल में लिखेंगे। तो 2025 की कहानी थी, 2024 में भी सेम तरीके से हमने बात किया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। तो कह सकते हैं 2024 में भी देखो Q P इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a, सब की वैल्यू पुट कर दिए, निकाल दिए, आंसर खत्म। कितना आसान है। बार बार हम क्यों कहते हैं आपको कि क्वेश्चन बैंक पे फोकस कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब ये कहा जाए ये भी 2024 में पूछे हुए हैं, हूबहू पूछा है। क्या कह रहा है? The inside a closed surface an electric dipole are situated, the total electric flux coming out from the closed surface will be। मतलब एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर हमको n वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। मतलब एक द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ये मिलकर एक द्विध्रुव बनाता है। ठीक है, तो एक द्विध्रुव के ऊपर कुल आवेश की यदि बात करते हैं तो प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू बराबर कितना? प्लस क्यू माइनस क्यू बराबर 0। तो एक द्विध्रुव पर आवेश कुल आवेश कितना होता है? 0 होता है। तो n ऐसे रखे गए हैं, कहां पे? चूंकि एक के कारण आवेश कितना है? 0, तो n के कारण कितना होता? 0। तो इसके अंदर आवेश कितना है? 0। तो क्या पूछ रहा है भैया? वैद्युत फ्लक्स। हम लोग जानते हैं फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है यहाँ पे? Q टोटल की बात करते तो कितना है? 0। तो 0 बाई एप्सिलॉन नॉट मतलब 0। इतना आसान। कब पूछा है? 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक बात है। देखिए 2024 में क्या पूछा था? सेम, एक बंद पृष्ठ के अंदर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ के निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। क्या अंतर था? जिसने 2024 का क्वेश्चन बैंक किया होगा वो क्या बना डालेंगे आराम से। तो इसमें और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर? निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है? सेम क्वेश्चन 2020 में आपसे पूछा है, नहीं बनने का तो सवाल नहीं है। और इससे रिलेटेड आपको कई बार फॉर्मूला भी पूछा गया। हमको लगता है यदि सही ढंग से इसको मैच कर तो कम से कम 4 से 5 साल तो ऑब्जेक्टिव में ही पूछ डाला है, सेम क्वेश्चन को दायां बायां करके। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता होता है? विद्युत क्षेत्र माइनस डीवी बाई dr। एक बार ये भी पूछा था। तो dv मतलब विभवांतर मतलब वोल्ट, और dr मतलब दूरी मतलब मीटर। तो वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक है? विद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक होता है। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। देखो 2020 में कैसा पूछा था, सेम टू सेम, कहीं कोई दिक्कत था? सेम टू सेम, सब कुछ वही लिखे थे। तो जिनसे नहीं बना उससे कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो स्क्रीनशॉट लेते जाना है। नेक्स्ट ये 2025 में, ठीक है, अभी जस्ट बताए थे कि यदि पहले वाला जो फॉर्मूले का सीट दिया उसको ध्यान में रख लेते हैं तो चलिए देखते हैं क्या रहा है। इफ ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी। यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा? सीधा सीधी ऐसे समझ लीजिए,
मान लो ये बाहरी विद्युत क्षेत्र है, ऐसे कोई आ रहा है, तो यदि किसी चालक को अंदर रख दोगे, क्या कर रहा है चालक को, तो चालक का मतलब क्या होता है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये विद्युत क्षेत्र कुछ ऐसे आएगा और यहाँ आके इसके साथ मिल जाएगा, और इसके जो निगेटिव, चूंकि इस साइड से आ रहा है मतलब इस साइड कहीं पॉजिटिव होगा, और इस साइड क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव जो चार्ज होंगे वो इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो कह सकते हैं अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, वो क्या होता है, जीरो होता है, तो कह सकते हैं शून्य। तो आठवां क्या हो जाएगा, ए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या रहा है, ये 2025 का ऑलरेडी आपको हम पहले ही बोल चुके हैं, जो फॉर्मूले का सीट आपको शुरुआत में दिए हैं उसी के ऊपर बेसिस है, मतलब बेस्ड है कह सकते हैं। तो क्या रहा है, ऑन इंसर्टिंग एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज इन एयर द वैल्यू ऑफ रिपल्सिव फोर्स विल, वायु में दो धन आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। भैया ऑलरेडी पता है मीडियम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एफ वैक्यूम बाई एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, तो जब वायु की बात करते तो एफ वैक्यूम रहता है, ठीक है। और इसको यदि हम किसी भी चीज से 1 से ग्रेटर देन से मान लो 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू लेस हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी, इसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, यही होगा ना। यदि 4 से डिवाइड कर दे, 5 से डिवाइड कर दे, 10 से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, छोटी हो जाएगी, तो कह सकते हैं क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। तो इतने क्वेश्चंस 9 में से 7 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट पूछे गए थे प्रीवियस ईयर से। यदि प्रीवियस ईयर वाले देखे हो तो यहाँ तक ही आप देखो, क्योंकि 2025 का कंपैरिजन है पिछले पीवाईक्यू से, ठीक है, बाकी एज इट इज ही है। चलिए तो स्क्रीनशॉट लेते जाना है और हर एक क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव को खासकर करके जाना है, क्योंकि 35 से 35 उठाना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। अब शुरू किया जाए 2024 के क्वेश्चंस को, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं वो आपको जस्ट कंपेयर करके दिखाएंगे कि प्रीवियस ईयर में ही पूछे गए हैं, ठीक है। ऐसा बार बार हम आपको बोलते हैं कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो तो करो ही, साथ में पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको तो कंपलसरी आपको करना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी जस्ट देखते हैं ये 2000 कब की है, 24, मतलब इस साल के क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र लिखे। आपको क्या चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए आपको चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फॉर्मूला अपने को पता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई क्यू। यदि एफ के डायमेंशन को लिखोगे तो लिखोगे एम एल टी माइनस 2, और चार्ज के डायमेंशन को लिखते हैं तो ए टी या आई टी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या बन जाएगा, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, मतलब ये टी नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -2 पहले से था, ये गया ऊपर तो -3 बनाया, तो एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, और तो कुछ नहीं है कहीं पे। तो इसका किसके हेल्प से बना, ये जो बॉक्स के अंदर लिखा गया, तो बॉक्स वाला जो भी फॉर्मूले हैं उसको तो पक्का वाला नोट कीजिए, ठीक है। कैसे आता है आपने पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपको नहीं पता है तो जो हमने लिखा है उसको जरूर देखिए। अब चलिए इसका कंपैरिजन करते हैं प्रीवियस ईयर के साथ। तो 2022 में, 16 में, 13 में आपसे पूछा क्या गया था, एसआई यूनिट। तो जब यदि एसआई यूनिट आपने पढ़ा है तो पक्का है कि उसका डायमेंशन भी पढ़ेंगे। तो एसआई यूनिट होता तो क्या होता, एसआई यूनिट जब भी किसी का लिखते हो आप, चाहे नोट्स में लिखते हैं, तो साथ में उसका डायमेंशन भी निकाल रखिए, क्योंकि कब क्या पूछे। तो इसका एसआई यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, फोर्स का होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, बी। सेमी क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे हो, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 8 कूलम नेगेटिव चार्ज, मतलब 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो उसके लिए निकाल लेते हैं हम लोग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़े हैं, Q इक्वल्स टू N इंटू ई, तो निकाल लिया जाए Q इक्वल्स टू एन ई। तो N पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या होता है, एलिमेंट्री चार्ज, और Q क्या होता है, टोटल चार्ज। तो N इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, Q अपन E, और N की वैल्यू कितनी दी गई है, 8 कूलम, 8 कूलम, और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम।
कूलम से कूलम साफ। अब यहां से हो जाएगा, इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो इसको काटा जा सकता है 5, ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 10 पे पावर 19। कितना इजी सा क्वेश्चन था, मतलब सिंपल सा क्यू बाई ई का फॉर्मूला लगाए बना दिए। तो ये हो जाएगा आंसर, इसका क्या हो जाएगा ए। ठीक है, अब चलिए इसका भी कंपैरिजन देखते हैं, प्रीवियस ईयर पूछा या किसी वीडियो में मेरे आया है या नहीं। तो आपके मॉडल पेपर 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। यदि आपको 1 कूलम चार्ज में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने आती है तो आप क्यों नहीं निकाल सकते 8 कूलम के लिए। ठीक है, तो इसके लिए यदि हम बात करते हैं सेम फॉर्मूला लगाते, Q इज इक्वल्स टू एन इंटू ई, एन बराबर कितना Q बाई ई। तो Q कितना दिया है भैया 1 कूलम, तो 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, कूलम से कूलम साफ। ये हो जाएगा कितना लिख दिया जाए, इसको लिख सकते हैं बाई 16 इंटू 10 पे पावर 18, तो 85 16 96, तो मतलब 6.25 के आसपास, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा अपना बी। क्या किए, कुछ नहीं किए, क्यू बाई ई का फॉर्मूला लगाए और बना डाले। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये भी आपको 2024 के अंदर पूछा गया। यहाँ पे आपको हम तीनों दिए हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, तीनों के लिए आपको याद रखना है। तो यहाँ पे किसके लिए पूछा जा रहा है, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है Q बाई L, मतलब कूलम्ब पर मीटर। इतना इजी सा, तो कूलम्ब पर मीटर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का हमारा A। चलिए इसका भी देखते हैं। इससे पहले आपको क्या पूछा था, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, सिंपल सा सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। यदि वहां पे कब पूछा 2019 में, यदि आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा तो आप लीनियर और वॉल्यूमेट्रिक दोनों याद रखते, तो आपको ये भी बन जाता 2024 का। तो चलिए क्या हो जाएगा अपना, सरफेस के लिए सिंपल सा कह सकते हैं Q अपन एरिया, तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर D। एकदम इजी सा फॉर्मूला याद रखना है, तो इस डब्बे को ध्यान में रखेंगे। और ऐसे भी जितने भी फॉर्मूले यहाँ यूज किए गए इस पूरे क्या बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए, वो सारे के सारे पहले दिए गए हैं। तो 6 का क्या हो जाएगा डी। चलिए 7 में क्या रहा है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑफ 5 कूलम आर केप्ट म्यूचुअली एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, क्या करें 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, P इक्वल्स टू Q इंटू 2A, पता है। यहां आवेश कितना दिया गया है, Q की वैल्यू आपको दी गई है 5 कूलम और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर। तो मतलब कह सकते हैं 2A इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। और सारा का सारा इसमें यूनिट जो दिया गया कूलम्ब मीटर में दिया गया। तो सबसे पहले ये तो कूलम्ब में, ठीक है, इसको बदलेंगे 5 इंटू 10 पे पावर -2 मीटर। तो अपने को Q की वैल्यू पता चल गई, 2A की वैल्यू पता चल गई, तो यहाँ पुट कर देते हैं 5 कूलम इंटू 5 इंटू 10 पे पावर -2 मीटर। ये हमारा हो जाएगा 25 इंटू 10 पे पावर -2 कूलम्ब मीटर। तो आंसर कौन सा, 25 इंटू 10 पे पावर -2 कूलम्ब मीटर। तो ये तो हो गई कब की कहानी, 2024 की। देखते हैं किसके साथ मैच करता है। तो 7th का आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया 2015 के अंदर, इसमें भी सेम सब कुछ है और कुछ नहीं है, भावनाएं दोनों की सेम है। क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल मेड ऑफ द टू अपोजिट चार्जेस हैविंग मैग्नीट्यूड इतना एंड इतना, ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इतना सेंटीमीटर, इतना मीटर के डिस्टेंस पे वो रखा गया है। तो कह सकते हैं एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिसके परिणाम इतना इतना है
और उनके बीच की दूरी इतनी मीटर है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है क्या है। सेम कहानी, तो मतलब जैसे ये बनना होगा उस टाइम में, अभी पहले वाला भी जस्ट बनेगा। तो यहाँ पे हमको जो पता है क्या कह सकते हैं, Q दोनों में से किसी का भी, मतलब कह सकते हैं 3.2 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, और दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, डिस्टेंस, तो मतलब 2a की वैल्यू दी गई है 2.4 इंटू 10 पे पावर माइनस 10 कितना मीटर। तो हम लोग क्या जानते हैं, P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। Q की वैल्यू कितनी 3.2 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 इंटू 2a की वैल्यू है 2.4 इंटू 10 पे पावर माइनस 10 ही है ना। चलिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 7.68 इंटू 10 पे पावर माइनस 29। इसका कुलम था तो कुलम, और इसका मीटर है तो मीटर, कुलम मीटर। तो 7.68 इंटू 10 पे पावर माइनस 29 कौन सा आ जाएगा, 8 का बी। तो ये भी क्वेश्चन कैसा था 2024 में जो पूछा गया, सेम वही है, कुछ अलग सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहा है ऑन मूविंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए चार्ज मेटेलिक स्फीयर टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक हमारे पास मेटेलिक स्फीयर है, इसके सरफेस से अंदर की तरफ जब जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो आप यदि इसके पूरे डेरिवेशन को पढ़ोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के लिए ये फॉर्मूला आता है, ऑन दी सरफेस के लिए ये आता है, और इनसाइड के लिए जीरो आता है। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। यदि इसके ग्राफ को देखेंगे तो यहां से यहां तक ये जीरो रहता है, कहां तक, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, जीरो, और यहां से कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। मतलब कह सकते हैं E जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन 1/r² के। तो ये अपना ग्राफ को थोड़ा सा कलरफुल करते हैं, कौन सा कलर, येलो लेते हैं। मतलब ग्राफ यहाँ पे जीरो, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से ये ग्राफ किसको फॉलो करता है, कहाँ से, रेडियस से। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं इसका रेडियस, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे। तो ऐसा कुछ ग्राफ भी बनता है इसका। तो अंदर की बात कह रहा है, तो अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको डेरिवेशन में पढ़नी है। तो और ऑलरेडी पहले भी आपके फॉर्मूले के शीट में ये तीनों लिखा गया है कि सरफेस के लिए पर क्या होगा, सरफेस से बाहर क्या होगा, और सरफेस के अंदर क्या होगा, किसके लिए, हॉलो स्फीयर के केस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया, अंदर में जीरो, तो क्या हो जाएगा, जीरो एट ऑल प्लेस, मतलब सर्वत्र शून्य रहता है। तो 9 का हो जाएगा डी। चलिए 10 की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज हॉलो स्फीयर। सेम क्वेश्चन है, कब पूछा गया था, 2017 में आपसे पूछा गया है, इनसाइड द चार्ज हॉलो स्फीयर। और इसमें भी क्या पूछा गया है, केंद्र की ओर जाने में। ठीक है, तो दोनों आपका क्या है, सेम ही क्वेश्चन है। तो इनसाइड द हॉलो स्फीयर क्या कहेगा, इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो सेम कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये भी 2017 में पूछा, 2024 से पूछा। तो हर एक क्वेश्चन को समझ के, जितना आपको दिया गया है बॉक्स के अंदर उसको याद रखिए, आपको जरूर हेल्प मिलेगा। चलिए तो 10 नंबर क्वेश्चन 2000 क्या आ जाएगा आंसर इसका, सी। 11th नंबर क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल आर सिचुएटेड इन ए क्लोज्ड सरफेस। एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है, अच्छी बात है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द क्लोज्ड सरफेस विल बी, मतलब इस सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना बाहर आएगा। तो एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो नेट जो चार्ज हमारा होता है, नेट चार्ज किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के विद्युत द्विध्रुव के ऊपर, वो होता है प्लस क्यू माइनस क्यू, मतलब जीरो। तो यदि एन लोगों को अंदर रखा जाएगा और हर एक के पास, मान लिया जैसे एक इंसान है जिसके पास 0 रुपए है, ठीक है, तो वैसे वैसे एन किसी डब्बे के अंदर रख दोगे तो फिर भी तो पैसे कितने होंगे, जीरो ही होंगे। तो मतलब यहाँ पे क्यू टोटल की बात की जाए, कुल आवेश की, तो वो कितना होगा,
जीरो। और हम लोग जानते हैं फाई इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब कहानी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो 2024 से पूछा गया था, आंसर क्या हो जाता, जीरो। उम्मीद है समझ में है, तो लाइक तो बनता है ना, लाइक करके बताइएगा। तो 11th का नंबर क्या हो जाएगा, डी। अब सेम क्वेश्चन 2019 में ही पूछा गया उसी भावना के साथ। क्या कह रहा है, इफ प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस देन टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द होल सरफेस विल बी। अब कितना चार्ज रखा गया, प्लस क्यू। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स कितना होगा। यदि प्लस क्यू आप रखोगे इस गोले के अंदर प्लस क्यू, तो फ्लक्स का क्या जानते हैं, सिंपल सा, फाई इक्वल्स टू क्यू टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि प्लस क्यू रखती है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फाई, यही होगा ना। तो उसमें भी वही था, इसमें भी वही था। तो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर वाले को समझ के, क्यों कैसे किस लिए हुआ, फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ, इस चीजों को समझ के आप काम करते हैं तो ये पक्का रहिए कि 70 में कोई नहीं रोक सकता है कि आप 35 क्वेश्चन ना बना पाए एकदम फ्री माइंड से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 12 का आंसर अपना क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल। अब देखो ये वाला भी क्वेश्चन आपको इससे पहले, जब यदि आप में से कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का इससे पहले का जो 2009 से लेकर 2022 तक वाला वीडियो था, उसको यदि आप देखोगे तो उसके अंदर भी ये बॉक्स दिया गया है। ठीक है, तो वहां पे भी हमने बोला होगा कि भैया यदि यहाँ पे आपको पूछा है, शायद हमको लगता है वहां पे ये पूछा था वाटर का कितना होता है, तो वहां पे भी हमने मेटल का लिखा था। तो इसको पूरे को याद किए होते तो या बन जाता अपना। तो किसी धातु या मेटल के लिए इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ऑलरेडी मेटल या धातु के लिए कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, याद रखेंगे। और कब पूछा था वाटर वाला, 2021 से पूछा था। पानी के लिए, वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80। तो 2021 में इसका पूछा, नेक्स्ट टाइम आपको मेटल का पूछ लिया, नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपको वैक्यूम या एयर का पूछ ले। तो सबको याद रखिए। तो इसका कितना हो जाएगा 80, 14 का ए। पहला क्या है, नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी का ऐसा यूनिट क्या है, 2023 में आपसे पूछा गया है। तो परमिटिविटी के देखिए आप तो याद कर लो, याद करने के लिए आपको ये डाटा जो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये तो याद रखना चाहिए, लेकिन यूनिट याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यूनिट के साथ साथ आपको डायमेंशन भी निकालना चाहिए, आपको निकालने आना चाहिए। तो यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला है, मजबूरी है, याद रखना है। क्या नहीं रखना है, रखना है। तो यहां से हमको किसका पूछा जा रहा है, परमिटिविटी, मतलब इस एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, तो इसका कैसे निकलेगा, तो जिसको निकालना उसको एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो इसको इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू 1/f। नीचे वाला गया तो ऊपर, ऊपर वाला इस साइड आएगा तो क्या होगा नीचे। 1/4 पाई क्या है, कांस्टेंट। Q1 Q2 क्या है, चार्ज है, मतलब उसका यूनिट क्या हुआ, कूलम। तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, तो लिख सकते हैं कूलम का स्क्वायर। आर क्या होता है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, मतलब मीटर। तो मीटर का मतलब आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और फोर्स के लिए क्या होता है, न्यूटन। इसको यदि हम एक लाइन में लिखते तो लिखते कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये अपना क्या बन जाता है, इसका यूनिट या मात्रक। तो कौन सा है भैया, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर डी। तो आपको ये वाला फंडा जो है ये तो एकदम याद रखें, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया कि ये कैसे निकला। तो 15th का क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर। निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि सदिश है, मतलब जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, साथ में जो वेक्टर लॉ को फॉलो करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो
सबसे पहले विद्युत फ्लक्स की बात करें तो ये हमारा होता है स्केलर अदिश राशि, विद्युत विभव भी हमारा होता है स्केलर अदिश राशि, पोटेंशियल एनर्जी या कोई भी एनर्जी या ऊर्जा की बात की जाए वो हमारा क्या होता है स्केलर होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या विद्युत तीव्रता ये हमारा होता है वेक्टर मतलब सदिश। ध्यान में रहेगा, विद्युत फ्लक्स स्केलर होता है, अदिश राशि विद्युत विभव ये भी स्केलर होता है, और विद्युत स्थितिज ऊर्जा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कोई भी एनर्जी रहेगा तो वो हमारा क्या होता है स्केलर ही होता है। वर्क और एनर्जी दोनों स्केलर क्वांटिटी ही होती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 16 का डी। चलिए 16 का क्या हो जाएगा अपना डी। नेक्स्ट 17 the total electric flux coming out from a stationary unit positive charge in air। वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान, ये कब पूछा है 2023 के अंदर। तो हम लोग क्या जानते हैं फाई इक्वल्स टू क्यू टोटल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आवेश को रखा गया इकाई धन आवेश यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो मतलब 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट के पावर -1। तो एप्सिलॉन नॉट के पावर कितना हो जाएगा -1। तो 17 का क्या हो जाएगा अपना बी। तो ये सब आप यदि कॉपी में नोट करके रखते हैं अच्छी बात है, ठीक है। जिन लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का भी लिंक नीचे दिया गया है, वहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन जैसे दिया गया ये तो रहेगा उस पीडीएफ के अंदर, साथ में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, विदाउट हिंट्स विदाउट सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे लास्ट में, जिससे आप खुद जब सॉल्व करने बैठो तो फटाफट देख के हाँ इसका आंसर ये हुआ कैसे हुआ खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ का लिंक भी नीचे दिया गया है, आप जैसे जैसे वीडियो आएगा वैसे वैसे आपके पीडीएफ के अंदर जो भी पीडीएफ रहेगा उसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव शॉर्ट और लॉन्ग तीनों टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 17 के बाद 18 The law governing the force acting between two electric charge is, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। यही तो पढ़े भैया, कूलम का नियम चलता है आवेश के टर्म में, ठीक है। तो एम्पियर का नहीं, ओम का नहीं, फैराडे का नहीं, तो कौन सा कूलम्स लॉ। जैसे यहाँ देख रहे हैं एक आवेश दूसरा आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, मतलब एक विपरीत आवेश क्या करते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। तो उम्मीद है समझेंगे। चलिए 18 के बाद आते हैं हम लोग 19 पे। चल भैया 19 आ जा। द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज इसको कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन ही यही होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा ही यही है। तो कह सकते हैं सिंपल सा क्यू नॉट यूनिट चार्ज के लिए, तो ये हमारा क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। 19 का 20 क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स दैट, आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि आवेश का परिमाणीकरण क्या क्वांटाइजेशन Q इक्वल्स टू N इंटू ई, मतलब चार्ज जब भी होगा इलेक्ट्रॉन के एक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, पूर्णांक के गुणनफल के बराबर होता है। तो कह सकते हैं आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है। दूसरा एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता, ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। कणों पर आवेश होता है, ये भी क्वांटाइजेशन को नहीं बताता है। एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश या सिंपल सा देयर एग्जिस्ट ए मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन ए पार्टिकल। तो जो हमारा कहता है वो है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है। तो 20 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। चार्ज विच इज फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, मतलब किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, पूर्णांक के गुणनफल के बराबर होता है किसके एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है उसके, ठीक है। तो अंश है तो क्या कह सकते हैं विच इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या हो गया भाई, चलिए फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का फ्रैक्शन नहीं संभव होता है, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा ए। 22 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहली बात
ये क्षेत्र रेखाएं किसके लिए, यदि आ रही है तो पॉजिटिव, यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, धन आवेश होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां से बाहर निकल रही है। तो इन्फॉर्मेशन दिया कि भैया पॉजिटिव है या निगेटिव है। दूसरा, किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचते हैं तो वो इसके डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, यदि एक एरिया पकड़ लो यहाँ पे इतना बड़ा, और उतना ही बड़ा एरिया यहाँ यदि हम पकड़ लेते हैं, तो इसमें से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, इसमें से 2 गुजर रहा है, तो वो इंटेंसिटी को भी बताएगा कहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, कहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है। तो मतलब कह सकते हैं फील्ड के स्ट्रेंथ को बताता है, सही बात है। डायरेक्शन को बताता है, कहीं भी टेंजेंट खींचेंगे डायरेक्शन को बताएगा। आवेश की प्रकृति को बताएगा, यदि इस साइड जा रहा है तो मतलब पॉजिटिव से आ रहा होगा। ठीक है, तो आवेश की प्रकृति को ही बताता है, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा 21 का डी। ठीक है, तो मतलब ये चारों इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, क्षेत्र की शक्ति, फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, और नेचर ऑफ चार्ज, आवेश कैसा है, धन आवेशित है, ऋण आवेशित है, ये दोनों के बारे में बताएगा। यदि बाहर निकल रही विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो वो धन आवेश से बाहर की तरफ निकलती है, और ऋण आवेश मतलब निगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, तो 21 का क्या हो जाएगा डी। चलिए 22, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज इन द ऑर्डर ऑफ। दो आवेशों के बीच वैद्युत बल और गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्नलिखित में किस रूप में होता है। देखिए इस क्वेश्चन में ना मतलब थोड़ा सा कुछ छूटा हुआ है, इसमें ये क्लियर नहीं है कि कौन सा आवेश। ठीक है, एक प्रोटॉन प्रोटॉन की बात हो रही है, या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात हो रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड जो आंसर दे रहे हैं, और चूंकि हम लोग अभी फिलहाल इसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात होती है, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन लेके ही बनाएंगे। अदरवाइज जिस भी ईयर में अलग अलग एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, वहां पे ये क्लियरली बताया गया है कि कौन सा आवेश दो इलेक्ट्रॉनों के बीच का या प्रोटॉनों के बीच। तो जैसे अभी जो कोर्स आ रहा है उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रॉन के लिए भी किया गया है और प्रोटॉन के लिए भी किया गया है। ठीक है, तो कह सकते हैं, तो सिंपल सा क्या कह रहा है अपना, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए अपना क्या होता है फॉर्मूला, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या होता है फॉर्मूला, चलिए इसको यहां से, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए अपना फॉर्मूला होता है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये सी ये साफ। तो यहां से क्या बच गया हमारा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई G m1 m2। आपको K का मान पता है, G का मान पता है, Q1 Q2 का मान पता है, m1 m2 का मान पता है। K का मान कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और दोनों जो आवेश है वो क्या है अपने इलेक्ट्रॉन है। इस क्वेश्चन को बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज क्वेश्चन में लिखा रहता है। तो दोनों जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों पर आवेश सेम होगा, तो सिंपल सा हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम का स्क्वायर। अब आ जाते हैं इसके ऊपर G, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। अब दोनों के द्रव्यमान की बात हो रही है, किसके द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 31। और चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का द्रव्यमान भी क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर है। अब इसको जब आप सॉल्व करो तो ये अप्रॉक्स में आंसर, जब इसको आप बैठ के सॉल्व करेंगे मोटा मोटी तौर पे, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स में 10 पे पावर 42। जब हम किसकी बात करते, ये पूरी कहानी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए की जा रही है, तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता। लेकिन यही कहानी यदि आप प्रोटॉन और प्रोटॉन के टर्म में करते, किसके लिए, प्रोटॉन और प्रोटॉन के टर्म में, प्रोटॉन और प्रोटॉन के लिए, उस समय आंसर हमारा क्या आता, 10 पे पावर ये आता 10 पे पावर 36। मतलब यहां पे प्रोटॉन का भी यही आवेश तो सेम ही होता है प्रोटॉन पे, लेकिन उसका द्रव्यमान क्या होता है, मास क्या होता है, अलग होता है। वो कितना होता है प्रोटॉन के लिए 1.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 27, तो थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। तो ध्यान में रहेगा, मतलब इस साल आपको पूछा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के टर्म में, तो नेक्स्ट टाइम यदि क्लियरली वहां लिख दे कि प्रोटॉन प्रोटॉन के टर्म में, तो सब कुछ वैल्यू डालिए, सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज करना है 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 31 के जगह पे किसको पुट करेंगे,
प्रोटॉन के मास को। ठीक बात, तो सॉल्व करके देखिएगा, आ जाएगा, इसके आसपास आएगा कुछ कुछ। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए 23, ए चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस कैपिटल क्यू विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ स्मॉल क्यू विल बी इक्वल टू। दो आवेश क्यू को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश स्मॉल क्यू रखा जाए तो आवेशों की इस व्यवस्था में संतुलन के लिए स्मॉल क्यू का मान क्या होगा, क्या होगा। ऑलरेडी 2023 का क्वेश्चन है, मतलब 2023 पहुंच गए अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 23 2023। चलो जो भी है, ये मान लो अपने पास एक आवेश, एक अपना दूसरा आवेश, ये इसको मिलाने वाली रेखा, इसके केंद्र पे मान लिया हमने क्यू आवेश को रखा। ठीक बात, तो ये किस में है आपका, इक्विलिब्रियम में है, मतलब संतुलन की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है। तो ये संतुलन की अवस्था में कब रहेगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम संतुलन में कब रहेगा, उसी समय रहेगा जब जितने भी आवेश इसके ऊपर है सब पे बल जो हो वो शून्य होना चाहिए, मतलब कुल बल का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक बात, तो चलिए देखते हैं। तो यदि इसकी बात करें, ये इसके ऊपर बल लगाएगा तो किस तरफ लगाएगा, यदि ये पॉजिटिव होगा तो ये इस साइड लगाता F1 और ये क्या लगाता, ये वाला बहादुर इस साइड लगाता F2, यदि ये पॉजिटिव होता तो। ठीक है, लेकिन इसके पॉजिटिव होने के केस में ये इसके ऊपर ये पॉजिटिव है तो क्या करेगा, इस साइड बल लगाएगा, और ये भी इसके ऊपर किस तरफ, इसी तरफ बल लगाएगा, मतलब F2 भी इसी तरफ लगेगा। ठीक बात, तो मतलब क्या ये क्यू संतुलन में रहा, सेम जो कहानी इसके साथ होगी वही कहानी उसके साथ होगी, तो ये भी संतुलन में रहेगा, ये भी संतुलन में रहेगा। तो करना क्या होगा अपने को, संतुलन में रखने के लिए इसके मान को क्या करेंगे, प्लस की जगह पे माइनस लेंगे, तो क्या होगा कहानी। क्या करते हैं, इसको अब हम ले लेते हैं क्या चीज, माइनस में ऋणात्मक आवेश लेते हैं, तो चलिए ले लेते हैं। तो इसके कारण इसके ऊपर जो बल लगेगा, यदि ये ऋणात्मक होता तो इस पे इस तरफ बल लगता F1, और ये वाले के कारण इसके ऊपर बल लगेगा किस तरफ, इस तरफ, ये हमारा होता F2। अब ये ऋणात्मक है, इसके ऊपर बल लगाएगा किस तरफ, इस तरफ, इसके कारण इसके ऊपर, मतलब अब ये कहा जा सकता है यदि F1 और F2 बराबर है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी यदि R और ये भी R होती तो इसके ऊपर बल F1 और F2 क्या होता, बराबर हो जाता, मतलब ये संतुलन में आ जाता। लेकिन यदि इस Q के कारण इसके ऊपर, चल पहले ये माइनस Q के कारण इसके ऊपर बल क्या होता, मान लो F1 होता, और ये कैपिटल Q के कारण इसके ऊपर बल, चूंकि ये प्लस और माइनस है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मतलब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो F1 का डायरेक्शन इस तरफ, और इस Q के कारण इसके ऊपर, मतलब ये भी पॉजिटिव है और ये भी अपना पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर बल किस तरफ लगेगा। अब ये चूंकि दोनों बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, और यदि दोनों बराबर हो जाते तो क्या होता, आपका ये वाला भी बंदा संतुलन में आ जाता। तो सबसे पहली बात ये क्लियर हो कि जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, माइनस में आएगा। तो माइनस में आएगा तो मतलब ये तो कहानी खत्म और ये भी कहानी खत्म। ठीक है, बनाने के लिए यहां से भी बन सकता था एक लाइन बिना कुछ किए हुए, फिर भी देख लेते हैं। तो क्या होना चाहिए अपना, F1 बराबर F2, यही होना चाहिए। तो F1 की बात करते हैं, तो F1 किसके कारण, इस वाले कारण जो हमारा लग रहा है वो हमारा F1 मान लेते हैं, क्योंकि माइनस है प्लस है, और इस वाले कारण जो लग रहा है, मतलब ये डिस्टेंस R है, और इसके कारण जो लग रहा है यहाँ पे इस तरफ वो लग रहा है हमारा F2, तो मतलब ये डिस्टेंस R और ये वाला डिस्टेंस टोटल कितना 2R, यही होगा ना। तो दोनों को बराबर करना, तो F1 के लिखते तो क्या लिखते कि दोनों के बीच की दूरी R का स्क्वायर बराबर, यहां से वहां तक जाते हैं तो K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी, मतलब 2R का स्क्वायर, K से K साफ, Q से Q साफ, और अपने को Q बाई R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई
4r²। ये से ये साफ, तो स्मॉल q बराबर कितना हो जाएगा, q/4। ये हो गया आवेश का मान। और ऋणात्मक या धनात्मक हम पहले ही डिसाइड कर चुके, ऋणात्मक का तो ही बैलेंस करेगा, तो मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा, -q/4। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कितना समझे। यदि लग रहा है कि आप समझ पा रहे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि आप ही का चैनल है, आप ही के लिए है। आप एग्जाम दोगे, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो आप इतना हमको बताओगे सर इतना अच्छा नंबर आया, तो कब आएगा, जब आप पढ़ेंगे। तो इसको आपको नोट करते रहिए, एक एक क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कीजिए। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं बुक में, उसके ऊपर ही प्रैक्टिस किया कीजिए। तो आगे 23 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 24 की बात करते हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E व्हेन द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम भी दो टाइप का होता है, एक हमारा स्टेबल, एक अनस्टेबल, एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी होता है, तो उसकी चर्चा नहीं करते। तो अपन लोग बात करेंगे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। ठीक बात, तो चलिए फिगर में तो सब कुछ क्लियर ही है, फिर भी यहाँ पे देखते हैं। ये मान लो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, एक ही जगह रखते हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P है। तो मान लो हमने उसको ऐसे रखा, ये -q और ये हमारा +q। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव। अब इसके ऊपर +q है, उसके ऊपर बल जो लगेगा वो किस तरफ लगेगा, जिस तरफ हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस साइड पर फोर्स लगेगा F बराबर कितना, Q × E। और इसके ऊपर निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब Q × E। अब मान लो एक बहादुर इधर से खींच रहा है, एक बहादुर इधर से खींच रहे हो बाहर की तरफ, तो इसको जो ही हम टर्न करेंगे, तो चूंकि ये खींच रहा है इस तरफ, तो क्या करेगा, इसको सीधा कर लेगा। ठीक है, मतलब ये खींचा जाए तो ये एकदम रुका हुआ है, नेट फोर्स 0 है, लेकिन जो ही इसको इससे टर्न किए तो ये चूंकि इस साइड खींच रहा था तो ये सीधा कर देगा इसको। पहला कंडीशन, तो इसको कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरी कहानी, यदि इस साइड हम रख लेते हैं +q को और इस साइड रख लेते हैं -q को, ये अपना, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरफ। वो F क्या होगा, Q × E। और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ, तो ये भी हमारा क्या होगा, Q × E। अब कहानी ऐसी है कि ये और ये पहले केस में इसे बाहर तक खींचा जा रहा था, दूसरे केस में क्या है, दोनों को धक्का दिया जाए, इधर से भी इधर फोर्स है, इधर से फोर्स है। इसको जो ही आप हल्का सा भी टर्न मारोगे ऐसे किए, तो चूंकि धक्का देने का कारण क्या होगा, ये पूरा का पूरा टर्न कर जाएगा। मतलब अब वो पहले वाले स्टेट में ऑटोमेटिकली नहीं आ सकता है जिस स्टेट में ये अभी है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल का मतलब क्या है, इसको बाहर तक खींचे तो इसको डिस्टर्ब किया, वापस ये ऐसा हो गया स्टेबल। दूसरे वाले केस में चूंकि धक्का दिया जा रहा है, तो जो ही इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो ये वापस से घूम के ऐसे नहीं आया, क्या होगा, पूरा टर्न मार देगा, क्योंकि फोर्स क्या कर रहा है, इसको धक्का दे रहा है, इधर घुमा डालेगा पूरा। तो क्या कह रहा है, डायपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो जाएगा हमारा, पहला वाला कहानी क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और दूसरा वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी इस तरफ। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, निगेटिव टू पॉजिटिव, P का डायरेक्शन अपोजिट। तो ये हमारा E का डायरेक्शन, ये हमारा P का डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल थीटा = 0 डिग्री। अब दूसरे वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहाँ पे कितना का एंगल हो गया, 180 डिग्री। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कितना हो जाएगा एंगल, 0 डिग्री। यहाँ भी देख सकते हैं डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन के साथ सब कुछ दिखाया गया है। तो इस फिगर में भी वही चीज बना हुआ है जो आपको हमने यहाँ पे समझा है। तो नेक्स्ट टाइम यदि पूछता है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है, तो हमारा कितना एंगल होगा, तो उस समय हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 180 का, और स्टेबल के लिए कितना होगा, 0 डिग्री का। ठीक बा, सही बा। तो 24 का आंसर डी। चलिए नेक्स्ट, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज, ऑलरेडी इससे पहले भी क्वेश्चन में दिखा चुके थे क्या होता है सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूला पूछा था क्या होता है,
लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो मतलब चार्ज अपॉन एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी को बताता है, मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व को चार्ज अपॉन एरिया, मतलब 25 का ए। 26 द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की परमिटिविटी से पहले भी याद होगा आपको, हमने बोला था कि भैया ये डाटा तो याद रखो, ठीक है। तो डाटा कितना, चाहे आप फैराड पर मीटर में लिखो या कूलम न्यूटन मीटर के टर्म में लिखो, दोनों में न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही आने वाली है। आगे जब आपको फैराड पर मीटर में कैसे यूनिट आता है इसकी बात होगी आगे, तो वहां आपको क्लियर करेंगे कि फैराड पर मीटर कैपेसिटेंस का यूनिट रहता है फैराड, तो फैराड पर मीटर में कैसे आता है यूनिट। तो कितना हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 26 का ए। 27 दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फॉर्मूला क्या होता है E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू। तो एसआई यूनिट मतलब न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। यही 2022 में पूछा है, 13 और 16 में सेम क्वेश्चन है, पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक, तो क्या होगा न्यूटन पर कूलम मतलब V। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, सबका मतलब सिर्फ लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज किया, इसमें अंदर लिखा है एसआई मात्रक और इसके अंदर सिंपल सा इसमें भी लिखा है एसआई मात्रक, तो दोनों में अंतर का है। अच्छा यहाँ पे ई डाल दिया एक्स्ट्रा में, ठीक है, मतलब विद्युत क्षेत्र को सिंबल भी उसका लिख दिया है। तो तीनों साल सेम ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो 27 का क्या हो जाएगा बी। 28 इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज, अभी तक कितनी बार यूज कर चुके हैं, क्या होता है E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू। और यहां यदि बात किया जाए E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, तो कब 2021-22 बार बार लगातार, तो उम्मीद है फॉर्मूला को याद रखेंगे। E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू वेक्टर फॉर्म में भी आपको शुरुआत में लिखा गया सीट वाले में, जो फॉर्मूले का आपका 3-4 पेज का है आपका उसके अंदर। तो वेक्टर फॉर्म में चूंकि आवेश जो होता है एक अदिश राशि होती है, तो उसके ऊपर वेक्टर की कहानी तो कुछ करनी नहीं है। विद्युत बल या इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, एक सदिश है वेक्टर है, तो उसके लिए वेक्टर लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसके लिए भी लिखेंगे वेक्टर। 28 का क्या हो जाएगा ए, मतलब 28 का फर्स्ट वाला बी और दूसरे वाला क्या हो जाएगा ए। 28 चलिए 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए इनमें से कौन सी 2022 से पूछा है। ये वाला टेबल शुरुआत में भी दिया गया है, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो याद रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा डी। 30 एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर घंटा मात्रक होता है। देखिए आवेश का या कह सकते हैं चार्ज का, चार्ज ठीक है, तो चार्ज एक क्या बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। तो चार्ज आता कैसे है, तो करंट बराबर होता है आवेश बटे समय। तो यहां से क्या लिख सकते हैं चार्ज Q बराबर करंट मतलब I और टाइम का मतलब T। तो सिंपल सा इसका मात्रक होता है तो एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। अब एम्पियर तो ठीक है, सेकंड किस चीज का, टाइम का होता है। तो यहां पे जो लिखा गया आपको घंटा या आवर, आवर भी किस चीज का यूनिट होता है, टाइम का होता है। तो सेकंड भी टाइम का, यदि आवर के जगह पे नेक्स्ट टाइम मिनट लिख दे तो भी मतलब एम्पियर इंटू एम्पियर और क्या लिख दे मिनट, तो भी हमारा किसका होगा आवेश का। एम्पियर और साथ में लिख दे ईयर मतलब साल, तो भी हमारा किसका होगा स्वाभाविक इलेक्ट्रिक चार्ज का होगा। तो कह सकते हैं एम्पियर इंटू आवर किसका होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का आवेश का, तो 30 का बी। नेक्स्ट ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसे पहले भी फॉर्मूला पढ़े और यूज भी किए हैं। सिंपल सा क्या होता है P इक्वल्स टू Q इंटू 2A। Q क्या होता है आवेश कुलम्ब और 2A का क्या हो जाएगा मीटर, तो कुलम्ब मीटर, तो कुलम्ब मीटर एक ही तो है। तो 31 का B। नेक्स्ट 32 द वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्ब्स लॉ इज, कुलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कौन सा इसमें से, तो याद रखिए आराम से, पहले स्केलर फॉर्म याद रखिए F इक्वल्स टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यदि इसको वेक्टर बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो क्या करेंगे, वेक्टर बनाने के लिए सिंपल सा है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और r का यूनिट वेक्टर। यदि इतना लिखा हुआ है तो आपका आंसर सही है, कहीं लिखा हुआ है नहीं है, आपको जिसमें दिया है वेक्टर फॉर्म में दिया है। स्केलर फॉर्म के हिसाब से क्यूब नहीं होता, जो वेक्टर लिखा तो ये तो स्केलर फॉर्म में ही लिखा गया है। तो इस तीनों में के साथ करना है तो ये यूनिट वेक्टर के टर्म में, जैसे मान लीजिए इस साल आपको पूछा वेक्टर के टर्म में, नेक्स्ट टाइम यूनिट वेक्टर के टर्म में पूछेगा तो यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे यूनिट वेक्टर रहेगा। अब यूनिट वेक्टर को हटा के वेक्टर बनाते हैं तो क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर बाई मॉड ऑफ वेक्टर, या सिंपल सा आर उसको लिख लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर को, इस आर को भी इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर मॉड का क्यूब इंटू फैक्टर आर। तो कौन सा हो जाएगा अपना, इसलिए मॉड लगा लेते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 32 का ए, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, यूनिट वेक्टर के टर्म में कौन सा बनेगा, ये वाला, वेक्टर के टर्म में ये वाला, ठीक बात। ओके, तो 32 हो गया। चलिए 33, द वैल्यू ऑफ 1/4πε0 कितने होता है, 9 × 10⁹ यानी लिखे शुरुआत में लिखा हुआ होगा, तो 9 × 10⁹, तो 33 का क्या हो जाएगा ए। 34, द रिलेटिव परमिटिविटी, माध्यम के आपेक्षिक परावैद्युतांक क्या होता है, सिंपल सा, ये इससे पहले भी यूज किया है, मीडियम का बाई फ्री स्पेस, तो कह सकते हैं परावैद्युतांक माध्यम, माध्यम को एम में लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है, तो आंसर क्या हो जाएगा 34 का ए। चलिए 35, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, कितना होता है 80 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 80 के साथ चलते हैं। ये एक बार 24 के साथ जब कंपेयर किए थे 2024 के साथ, वहां भी ये क्वेश्चन लिए थे। 36, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर, मतलब एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी का मान पूछा जा रहा है एयर के लिए, कितना 1 1 1 1, वैक्यूम या एयर के लिए कितना होता है रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है, तो 1, तो अपना क्या हो जाएगा 36 का सी। 37, द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इज, द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा जा रहा है, इससे पहले भी शायद किसी में था ना, फोर्स के टर्म में था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स अपॉन चार्ज, अच्छा, द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसके ऊपर फोर्स कितना होगा, तो ऑलरेडी से पहले भी यूज कर चुके हैं, कितना, तो याद रखेंगे सिंपल सा, F इक्वल्स टू Q इंटू ई, तो क्या हो जाएगा Q इंटू ई, आवेशित करण, ठीक है। तो 37 का क्या हो जाएगा ए। 38, which of the following, which of the force value of n, force value, which of the value of n is not possible in relation Q equals to n into E, फोर्स कहां से आ गया, चलिए Q इक्वल्स टू एन इस संबंध में निम्नलिखित से कौन सा मान संभव नहीं है, फॉल्स होना चाहिए था, which of the following value of n is not, चलिए जो भी है, मिस प्रिंटिंग हमारी। तो सिंपल सा हम लोग जानते हैं Q इक्वल्स टू क्या होता है n इंटू ई, और n क्या होता है हमारा इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब ऐसे ऐसे 6, ऐसा कुछ भी इंटीजर, तो जो इंटीजर नहीं है वही संभव मान नहीं होगा। तो जैसे 4 इंटीजर है, 8 है, 100 है, जो नहीं है वो कौन सा है 4.2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4.2। तो 38 का क्या हो जाएगा सी। 39, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज, इससे पहले भी एक क्वेश्चन था, तो मतलब चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस डेंसिटी टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, 39 का क्या हो जाएगा बी। 40, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट हम लोग क्या जानते हैं, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, या सिंपल सा ये लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है न्यूटन पर कूलम, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो 40 का क्या हो जाएगा बी।
और यहाँ भी आपको हम लिख के दिए हैं, वोल्ट मीटर के टर्म में आता है। तो एक शायद क्वेश्चन है जिस पर हम लोग बात करेंगे वोल्ट मीटर के टर्म में कैसे आता है। और जूल मीटर पर कूलम, मतलब यहाँ है न्यूटन मीटर मिलके हमारा जूल बना देगा, मीटर तो मीटर है, पर कूलम तो पर कूलम है। तो याद रखेंगे 40 का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद मतलब यूनिट याद, तो 40 का हो जाएगा बी। 41 ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए यहाँ पे वोल्ट मीटर की कहानी आ गई, यहाँ दिख रहा है वोल्ट मीटर। अब कैसे आता है ये समझते हैं। C इक्वल्स, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस dV बाई dr, ठीक है। तो dV मतलब आपको किसका पूछा जा रहा है, विद्युत फ्लक्स का पूछा जा रहा है ना, तो इसको लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। और हम लोग क्या जानते हैं, फाई इक्वल्स टू कितना, ई डॉट ए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो मतलब क्या हो गया, ये मीटर से स्क्वायर कट गया तो वोल्ट मीटर। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। ये वाला पहले ई इक्वल्स हम लोग क्या जानते हैं, डी वाई डी आर, तो वी वाई मतलब वोल्ट पर मीटर, इसको लाके यहाँ चिपका दिए, फाई इक्वल्स टू फाई का ही हमको चाहिए, तो वी वाई वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, ए फॉर एरिया, तो मीटर स्क्वायर से मीटर साफ हो गया तो वोल्ट मीटर बच गया अपना, ठीक है। तो क्या हो गया 41 का आंसर सी। चलिए 42, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज, सिंपल सा, ये तो याद ही हो गया होगा, इतना दिन से पढ़ रहे हैं। 80, क्यों, हम लोग जानते हैं कूलम को ही 80 कहते हैं, मतलब ये कह सकते हैं करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन क्या होता है, टाइम। तो Q इक्वल्स टू आई इंटू टी, और करंट के लिए होता है एम्पियर, और टाइम के लिए होता है क्या चीज, सेकंड। यूनिट की बात करते तो एम्पियर इंटू सेकंड होता, और डायमेंशन लिखते तो एम्पियर के लिए ए लिखता है कोई, और कोई आई लिखता है। तो चलो यहाँ ए लिखा है तो ए, और टाइम के लिए टी, तो 80 याद रहेगा। याद क्या रखना, फॉर्मूला तो है ही, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे उसके अंदर क्यू बाई टी की कहानी चलेगी। तो 42 का क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट 43, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर, अभी जस्ट निकाले थे, याद होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी बाई डी आर। तो डीवी मतलब चेंज इन पोटेंशियल मतलब वोल्ट, और डी आर का मतलब चेंज इन लेंथ मतलब मीटर। वोल्ट पर मीटर किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 43 का डी, ठीक है। यहां भी लिखे हैं फॉर्मूला, डब्बे में भी लिखा गया, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किस चीज को मेजर किया जाता है, तो याद रखोगे इसका खासकर वॉल्यूम 2 के अंदर कस के जरूरत पड़ने वाला है, मतलब रे ऑप्टिक्स को छोड़ दिया जाए तो जल्दी शायद ही कोई ऐसा चैप्टर मिलेगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। तो यहाँ पे इस चैप्टर में रखने का रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी जो लिखा हुआ है, तो ये मत सोच लीजिएगा इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है तो आवेश का मात्रक है, ठीक है, या वोल्ट लिखा हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस का या विभवांतर का या विभव का मात्रक है, ऐसा कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, तो एनर्जी का। यदि हमको लिखना पड़े 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 जूल। याद रखिए कि ऑलरेडी आपको वॉल्यूम 2 के जब भी ऑब्जेक्टिव्स आएंगे तो उसके अंदर हम इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल ये कभी नहीं समझना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखने से इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश का मात्रक हो जाएगा, या वोल्ट लिखा हुआ है तो विभव का या पोटेंशियल का मात्रक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो 44 का क्या हो जाएगा, डी। 45 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, अभी जस्ट एक बार निकाल चुके एप्सिलॉन नॉट का, बोले थे आगे जाके आपको फैराड के टर्म में ही मिलेगा। तो फैराड के टर्म के लिए हम लोग क्या जानते हैं, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फॉर्मूला आप लोग चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, C बाई 4 पाई आर, और C का फैराड, 4 पाई का कुछ नहीं है, और R मतलब रेडियस मतलब मीटर, तो फैराड पर मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा 45 का बी, ठीक बात, 45 का बी। चलिए 46, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस इज एफ, ठीक है, इफ डिस्टेंस बिटवीन द
2 is half, then the value of electric force will be. कितना दिया है? यदि डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा? मतलब है किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा? तो हम लोग क्या जानते हैं? F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये पहली कहानी F की, जो नॉर्मल कंडीशन में F बोल रहा है। दूसरे केस में क्या कह रहा है कि भैया F डैश के मामले में कि आवेश तो वही है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी को क्या कर दी गई है? आधा कर दिया गया, मतलब r/2 का स्क्वायर। ये हमारा बन जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना? r²/4। तो 4 अपना चल जाएगा ऊपर, तो हमारा हो जाएगा बराबर F डैश इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r² इंटू 4। अब देखिए K Q1 Q2 बाई r² किसके बराबर है? F के बराबर है। यहां लिख देते हैं F इंटू 4 मतलब 4F। मतलब डिस्टेंस कम होने से फोर्स बढ़ेगा। डिस्टेंस दो आवेशों के बीच, दो चार्ज के बीच यदि ज्यादा होगा, ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू कम होगी। यदि डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। तो 46 का ए। चलिए 47। इन द फिगर इफ नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q इज 0 देन द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q बाई स्मॉल q। ठीक है, तो जो फिगर दिया हुआ उसके हिसाब से कभी जीरो होगा नहीं। यदि जीरो करते हो तो पॉजिटिव में तो कैपिटल Q बाय स्मॉल q की वैल्यू हो नहीं सकती है। लेकिन फिलहाल मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है तो अपन लोग इसको देखेंगे। क्या कह रहा है? कैपिटल Q के ऊपर नेट फोर्स कितना है? 0। मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है? 0। तो इसके कारण इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा। कितना? मान लिया इसको F। ये डिस्टेंस आ रहा है तो ये भी आ रहा है, तो स्वाभाविक से ये जितना फोर्स इसके ऊपर लगेगा वही फोर्स ये भी, क्योंकि डिस्टेंस भी वही है, चार्ज भी स्मॉल q कैपिटल Q है, तो इसके ऊपर भी क्या फोर्स लगेगा? F ही लगाएगा। और तीसरा ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसको हमने मान लिया, मान लो F1। ठीक बात। अब ये डिस्टेंस तो पता है, ये डिस्टेंस कितना होगा? यदि ये r है, ये r है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा √2r। निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से, समकोण त्रिभुज के फॉर्मूले से। h² इज इक्वल्स टू क्या चीज, या h इक्वल्स टू √p² प्लस b² से तो निकालेंगे तो अपना क्या आ जाएगा? √2r। तो f की यदि बात करें तो f का मान कितना होगा? k स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस r²। और f1 की बात करें तो k कैपिटल Q दोनों के बीच का डिस्टेंस √2r का स्क्वायर। मतलब ये कह सकते हैं k Q² डिवाइडेड बाई 2r²। ठीक है। अब तीन फोर्सेस हैं, एक पॉइंट पे लग रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी ना जोड़ देंगे, उसका क्या करेंगे? वेक्टर सम निकालना पड़ेगा। इसलिए अभी आप लोग जो भी लोग हैं वेक्टर में डाउट है तो वेक्टर को सीख लीजिए, क्योंकि वेक्टर हर एक चैप्टर में इंट्रोड्यूस होगा, आपको यूज करना पड़ेगा। तो वेक्टर सीखना कंपलसरी है। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं? इस दोनों फोर्स को जोड़ते हैं। ये चूंकि ये दोनों फोर्स कैसे है? एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे है, तो हम लोग जानते हैं वेक्टर में वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? r इक्वल्स टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी? 90। और cos 90 की वैल्यू कितनी? 0। तो मतलब सिंपल सा, जब 90 डिग्री पे दो वेक्टर होते हैं तो उसका बन जाता है a² प्लस b², क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी? 0। तो यहाँ पे चूंकि दोनों फोर्स F है तो क्या लिखते हैं? इस दोनों का मान लो रिजल्टेंट जो बनता वो कहाँ है? इस F और इस F का रिजल्टेंट इसी के ऊपर आएगा, और वो कितना होगा? मान लो इसको हम F2 मान लेते हैं। तो F2 जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा? √f² प्लस f², मतलब √2f। ठीक है। अब यहां पे बोला जाए तो अब क्या कह रहा है? F2 भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में क्या होना है? F1 है। तो मतलब यहाँ पे जब दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में होगा तो cos 0 मतलब ये 1, मतलब इसका रिजल्ट निकालोगे तो √a² प्लस b² प्लस 2ab, तो मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब a प्लस b।
तो एफ नेट की बात करें तो एफ नेट जो हमारा होगा तो किसके बराबर होगा, F1 प्लस F2, ठीक है। और इसके लिए क्या हमारा हो जाएगा, सिंपल सा वेक्टर हटा भी देंगे तो एफ नेट इज इक्वल टू कितना, F1 प्लस F2 बराबर, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 0 के बराबर है, तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई, F1 की वैल्यू इतनी है, मतलब K Q बाई कितना, ये हमारा F1 है, 2R² प्लस F2 की वैल्यू कितनी है, √2F, तो मतलब √2K स्मॉल q कैपिटल Q बाई R² बराबर कितना, 0। अब जो भी दोनों में कॉमन है उसको उस साइड ले जाके 0 कर लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा कैपिटल Q बाई 2 प्लस √2 स्मॉल q, √2 स्मॉल q इज इक्वल्स टू 0। तो अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको ले लेते हैं √2q इज इक्वल्स टू माइनस q बाई 2। अपने को चाहिए कैपिटल Q बाई स्मॉल q, तो कैपिटल Q बाई स्मॉल q, मतलब इसको इस साइड लेके जाएंगे, इससे अच्छा है इसको लिख सकते हैं कैपिटल Q बाई स्मॉल q ना, Q/2 इज इक्वल टू माइनस √2q। तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, Q बाई Q इज इक्वल टू माइनस 2√2। तो कितना होना चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते तो क्या आ जाएगा 2√2, और माइनस साइन इस चीज को दिखा रहा है कि वहां पे एक्चुअल चार्ज क्या होना चाहिए था, निगेटिव होता, तो क्या कि सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे तो नोट फोर्स तो 0 हो नहीं सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2√2। तो 47 का क्या हो जाएगा, बी। थोड़ा सा सिंपल सा वेक्टर का इसमें अच्छा खासा यूज हुआ, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कीजिए जिसमें मल्टीपल चार्ज रहेगा, बहुत सारे वेक्टर्स लग रहे होंगे, बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स के टर्म में हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में हो, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल आज के डेट में पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो, चाहे शॉर्ट में हो, चाहे वो लॉन्ग में हो। और न्यूमेरिकल का सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप यदि 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल बना के आओगे तो न्यूमेरिकल में 5 आउट ऑफ 5 मिलेगा, 2 मार्क्स से बनाओगे 2 आउट ऑफ 2 मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में तो भैया 1 नंबर का हो तो हम मिलेगा या नहीं मिलेगा एक ही बात है, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, मतलब न्यूमेरिकल हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। तो न्यूमेरिकल पे फोकस कीजिए, क्योंकि लगभग मांग से 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम, ठीक है, 10 में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो रहने ही रहने हैं। तो क्या हो गया 47 का आंसर क्या हो जाएगा, ये 47 का बी। 48 व्हेन ए बॉडी चार्ज इट्स मास, यदि किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो क्या होता है, तो यदि पॉजिटिवली चार्ज यदि कोई बॉडी होता है तो मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, यदि कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो साथ में मास को लेकर निकलेगा, तो मास को लेकर निकलेगा तो उसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, उसका द्रव्यमान कमेगा। वही इलेक्ट्रॉन आएगा तो निगेटिव चार्ज होगा तो मतलब उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऋण आवेशित वस्तुएं क्या होती है, भारी होती है। क्यों होती है, क्योंकि उस ऋण आवेशित होने के लिए उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन को आना पड़ेगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो साथ ही द्रव्यमान को लेके आएगा। वही धन आवेशित या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो होती है वो हल्का होता है, लाइटर होता है। क्यों, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन चला गया बाहर, तो जब इलेक्ट्रॉन गया तो अपने साथ तो अपना मास भी लेके गया, जिसके कारण वो क्या हो गए, हल्के हो गए। तो सिंपल सा कह रहा है आवेशित मतलब चार्ज, तो मतलब ये कौन सा चार्ज, पॉजिटिव या निगेटिव, कुछ पता नहीं है, नहीं ना। तो ये यदि पॉजिटिव होता तो हल्का होता, यदि निगेटिव होता तो भारी होता। यहाँ कुछ भी क्लियर नहीं, तो या बढ़ या घट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 48 का क्या हो जाएगा, डी। 49 द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर एन इनफाइनाइट थीन शीट चार्ज कंडक्टर इज, थीन शीट की बात की जा रही है, ठीक है, किसकी, पतली चादर की सतह के निकट किसी बिंदु पर। तो थीन और थिक के लिए दोनों के लिए डेरिवेशन भी आपको पढ़ना है, तो डेरिवेशन आप पढ़िए कि कैसे ये अपना ये फार्मूला आता है। तो थीन के लिए कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट,
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, 49 का सी। 50, one metallic sphere A is given positive charge whereas another identical metallic sphere B of exact same mass as A is given an equal amount of negative charge। मतलब ये कह रहा है एक हमारा A बहादुर है और जस्ट इसी के जैसा एक B बहादुर है, ठीक है। तो A को दिया गया है पॉजिटिव चार्ज और B को दिया गया है निगेटिव चार्ज, ठीक है। उतना ही ऋण आवेश दिया गया, मतलब यहाँ लो यहाँ पे प्लस क्यू दिया गया है, यहाँ पे माइनस क्यू दिया गया है, ठीक है। तो क्या रहा है मास ऑफ ए एंड बी स्टिल रिमेन्स इक्वल। भैया एक पे यदि प्लस क्यू है तो मतलब इलेक्ट्रॉन निकला होगा, एक पे माइनस क्यू है मतलब इलेक्ट्रॉन आया होगा। तो मतलब जो ये वाला है प्लस क्यू वाला, इस पे द्रव्यमान क्या होगा, मास घटेगा, जबकि इसका मास बढ़ेगा। तो कह सकते हैं तो मास द्रव्यमान अब भी बराबर होगा, भैया कभी नहीं होगा। मास ऑफ ए इंक्रीज करेगा, भैया इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा। मास ऑफ बी डिक्रीज करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। मास ऑफ बी इंक्रीज करेगा, बिल्कुल करेगा। मास ए का क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गए हैं, जबकि मास ऑफ बी इंक्रीज करेगा क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आया है तो मास को लेके आएगा, ठीक बात। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये जो फिगर आपका दिया गया है इसके अंदर आपको ये बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, ये पहले वाला जो S1 है इसके अंदर कितने चार्ज है, Q, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई की वैल्यू। इसकी बात करें तो इसका भी हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी बात करें इसके अंदर भी सरफेस के अंदर कितना है Q, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका भी क्या हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। चाहे सरफेस कैसा भी हो, ठीक है, लेकिन चार्ज कितना अंदर सब में सेम है, तो फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। तो कह सकते हैं सारे चित्रों के साथ बराबर होगा, मतलब सिंपल सा 51 का डी हो जाएगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज इतना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी जा रही है, तो किसके लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके। तो चूंकि यहाँ पे ये आपको नहीं बोला है थिन होगा या थिक होगा, यदि थिन होता तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लेते, यदि थिक होता मोटा होता तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लेते, यदि क्लियर वहां कर दिया होता। तो जब कुछ नहीं कहा तो हम लोग थिक लेके बात करेंगे और हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यदि आप थिन लेके चलते तो कौन सा आंसर आता अपना, ए। यदि आप थिक लेके चलोगे तो आंसर क्या आएगा, बी। तो 52 का क्या हो जाएगा अपना, बी, ठीक है। कुछ नहीं लिखा तो थिक लेके चलते हैं, थिन रहता तो थिन बोलते उसको, ठीक है। चलिए, तो 52 का क्या हो जाएगा, बी। 53, the torque acting on electric dipole of dipole moment P placed in electric field E, E तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में P द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण क्या होता है, P क्रॉस E। चलिए यदि कभी ऐसा कुछ लिख दे E क्रॉस P तो ये गलत होगा, ठीक है। यदि इसमें ऑप्शन नहीं है आपको, भले सेकंड ऑप्शन E क्रॉस P होता तो ये ऑप्शन गलत होता, क्योंकि E क्रॉस P और P क्रॉस E दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो ऑप्शन एक चेंज कर सकता था कि P क्रॉस E की जगह पे E क्रॉस P भी एक ऑप्शन में यहाँ डाल देता, E क्रॉस P यहाँ लिख देता, तो आंसर क्या होता, फिर भी हमेशा P क्रॉस E, क्योंकि ये डायरेक्शन भी बताता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल का टॉर्क जो हमारा होता है, ये जो अपना टॉर्क है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो टॉर्क हमारा वेक्टर, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन मायने रखता है। चलिए 53 का क्या हो जाएगा, ए। 54, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर इज, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कैसी होती है। तो कह रहा है शून्य होती है, सतह पर शून्य नहीं होती, इससे पहले ही फॉर्मूला देखे हैं, ठीक है। उसका सतह के लंबवत होती है, दूसरा सतह के स्पर्शीय होती है और तीसरा सतह पे 45 डिग्री पे होती है। भैया यहाँ देखोगे हमेशा सतह के ये लंबवत होती है, मतलब 90 डिग्री पर ही सरफेस के होगा, तो कह सकते हैं 54 का बी। 56, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितना होता है, मुक्त आकाश के परावैद्युतता होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इससे पहले भी ये चीज आ चुका है, ओके। तो 55 का सी,
56 the electric flux over the surface of a sphere if it is charged with 10 माइक्रोकूलम, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह से विद्युत फ्लक्स, तो Q अपने को कितना दे दिया 10 माइक्रोकूलम, तो फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू कितनी है 10, माइक्रो का मतलब 10 पे पावर -6 और एप्सिलॉन नॉट मतलब एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, क्योंकि आंसर को मैच करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ऊपर नीचे 4 पाई बाई 4 पाई से इसको ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई इंटू 10 पे पावर 10 इंटू 10 पे पावर -6। अब इसकी वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 पाई इंटू 10 इंटू 10 पे पावर -6। आंसर 10 पे पावर से देखते हैं। अब इसको किया जाए, ये हो जाएगा 36 पाई इंटू 10 पे पावर 9 प्लस 1 -6, मतलब हो जाएगा 36 पाई इंटू 10 पे पावर 10 - 4, मतलब सिंपल सा 4। ठीक है, तो 36 पाई 10 पे पावर 4 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए। तो 56 का क्या हो जाएगा ए। कुछ नहीं, सिर्फ आंसर को मैच करवाने के लिए हम 4 पाई और 4 पाई से मल्टीप्लाई भी कर दिए, 4 पाई से डिवाइड भी कर दिए। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया ए। चलिए नेक्स्ट क्या रहा है, 1 स्टेट कूलम इक्वल्स, एक स्टेट कूलम कितने के बराबर होता है। हम लोग जानते हैं 1 कूलम इक्वल्स टू होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम। तो 1 स्टेट कूलम मतलब इसको डिवाइड कर देंगे तो कह सकते हैं 1 बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम इज इक्वल्स टू 1 स्टेट कूलम। तो कितना हो जाएगा, तो 1 बाई 3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, सॉरी, तो 1 बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 9, 1 बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 9। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 57 का डी। इजी था, मतलब इसमें ये मत डाउट रखिएगा कि याद रख लीजिएगा एक बार में कि 3 इंटू 10 टू द पावर 9, तो दोनों साइड ये भी याद रखना है कि एक साइड कूलम होना चाहिए, एक साइड स्टेट कूलम होना चाहिए। और स्टेट कूलम जो होता है वो छोटा यूनिट होता है, बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। जब आप यदि थ्योरी पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको ये पढ़ाया जाएगा कि स्टेट कूलम सबसे छोटा और फैराडे जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है सबसे बड़ा यूनिट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के टर्म में। तो 57 का क्या हो जाएगा डी। 58 इलेक्ट्रिक फील्ड इजे, कह सकते हैं कंजर्वेटिव भी होता है तो असंरक्षी कहीं संरक्षी, तो आंसर क्या हो जाएगा 58 का ए, कंजर्वेटिव होता है विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, तो कूलम पर केजी के टर्म में। स्पेसिफिक चार्ज के बारे में हम बात करें तो सिंपल सा कह सकते हैं, सिंपल सा चार्ज आवेश बटे मास। तो चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम, और मास कितना होता है 9.1। इलेक्ट्रॉन के बारे में कह रहा है इंटू 10 टू द पावर -31। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 59 को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11, ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11, क्या चीज कूलम पर केजी। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा ए, इजी है। नेक्स्ट 60 1 कूलम चार्ज इज इक्वल्स टू, 2011 में आपसे पूछा है किसके टर्म में, ESU के टर्म में। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के टर्म में। तो हम लोग जानते हैं इसको स्टेट कूलम कहिए या ESU कहिए। तो 1 कूलम चार्ज होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9, ESU भी कह सकते हैं। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 9, तो 60 का क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट 61 क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU, क्वांटम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसके बराबर, तो मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम कितने स्टेट कूलम के बराबर या कह सकते हैं ESU के बराबर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं 1 कूलम होता है किसके कितने के बराबर 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU के बराबर। ठीक है, तो 1.6
जो होगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 वो कितने के बराबर होगा? तो 3 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 के, तो मतलब 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU। तो 4.8 इंटू 4.78 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, तो 61 का क्या हो जाएगा? A। मतलब 1 कूलम का तो इतना हमको पता ही है, तो इतने कूलम का कितना है, इतने से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधी बात है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 63। कूलम फोर्स दीजिए। कूलम फोर्स हमारा एक सेंट्रल फोर्स होता है, क्योंकि एक चार्ज कहाँ गया, इस दोनों चार्ज के सेंटर टू सेंटर लगता है, तो सेंट्रल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स तो होता ही है, तो सिंपल सा कह सकते हैं बोथ A एंड B। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? C। तो थैंक यू, लाइक कमेंट करके बताइए कैसा रहा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपका चैनल और आपके ही दम से चलने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच।